दिस इज़ वैष्णवी चौहान। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। लास्ट क्लास में हमने रिक्तिका, जिसको वोक्यूल्स कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। माइक्रोबॉडीज और गतिशीलता संबंधित कोशिकाओं के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिविज़न करते हैं, देन हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिक्तिका, जिसकी खोज है ल्यूवेनहॉक ने प्लांट्स के अंदर की, यूजर्डी ने जंतुओं में इसको देखा था। इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह इसकी मेम्ब्रेन को लेकर कि रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, या टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट नाम दिया गया। फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि तरल राजधानी, संकुचनशील राजधानी, वायु राजधानी और खाद्य राजधानी। इन सभी में कार्य देखे थे कि यह भोजन संग्रहण करने का कार्य करती है, तरल पदार्थों को भी संग्रहण करने का कार्य करती है, और आपातकालीन या इमरजेंसी में यह कोशिका को भोजन और तरल पदार्थ प्रोवाइड करवाती है। फिर हमने जो इसके कार्यों के बारे में देखा था कि यह जो होती है कोशिका को उत्प्लावन प्रदान करने का कार्य करती है, कोशिका में यह भोजन वगैरह प्रदान करने का कार्य करती है। फिर हमने माइक्रोबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, सूक्ष्म काय। इनका निर्माण जो होता है वह गोल्जी काय और अंतःप्रद्रव्य जालिका की सहायता से होता है। इनका आकार जो होता है वह 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर होता है। यह केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। देन हमने इसके टाइप्स देखे थे, स्फीरोसोम, ग्लाइक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम। स्फीरोसोम की खोज बर्नर्ड ने की थी, ग्लाइक्सिसोम की खोज बेविस ने की थी, और जो पेरोक्सिसोम है उसकी खोज जो है रोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्फीरोसोम और ग्लाइक्सिसोम पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि पेरोक्सिसोम जो होते हैं पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। स्फीरोसोम का कार्य होता है वह कोशिका का पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन करना होता है, जबकि ग्लाइक्सिसोम का कार्य वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का होता है, जबकि पेरोक्सिसोम का कार्य जो होता है वह अमीनो अम्ल को साधारण रूपों में बदलने का होता है। फिर हमने गतिशीलता के आधार पर कोशिकांग देखे थे, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया संख्या में अधिक लेकिन आकार में छोटे होते हैं। डायग्राम की सहायता से मैंने आपको समझाया था। और इनका कार्य जो होता है वह जीव को गति कराने में और उसको किसी सतह से चिपकने में सहायक होते हैं। सीलिया जो होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं, यह बैक्टीरिया और यूग्लिना में हमने देखा है कि ये संख्या में कम लेकिन आकार में बड़े होते हैं, और यह केवल और केवल जीव को गति कराने में सहायक होते हैं। यहाँ तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। फिर अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसके अंदर अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखे तो वो आता है तारककाय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। सबसे पहले हम इसके खोजकर्ता के बारे में देखते हैं कि इसकी खोज किसने की है। तो तारककाय सेंट्रोसोम की खोज जो है वह बोवेरी या टी बोवेरी के द्वारा की गई। टी बोवेरी के द्वारा इसकी खोज की गई, जबकि इसको जो देखा था सबसे पहले वह वॉन बेंडन ने देखा था। लेकिन इसके खोजकर्ता का श्रेय तो टी बोवेरी को जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब मैं आपको झिल्ली के आधार पर कोशिकांग पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि एक तो राइबोसोम, एक सेंट्रोसोम और एक माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय। इनके अंदर जो होती है झिल्ली नहीं पाई जाती। तारककाय के अंदर भी झिल्ली नहीं पाई जाती। यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब यह नेक्स्ट इसका पॉइंट देखें तो यह सभी जंतुओं में पाया जाता है। तारककाय सभी जंतुओं में पाया जाता है, जबकि यह पादप कोशिका में एब्सेंट होता है। पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ निम्न वर्ग के पादप है, निम्न वर्ग के पादप जैसे कि शैवाल, जिनको इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, फंजी, कवक, इनके अंदर तारककाय सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो तारककाय कोशिका में केंद्रक के पास स्थित होता है।
कोशिका के अंदर केंद्र के पास तारक की स्थिति होती है और यह सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बनी संरचना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी संरचना है जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यह सूक्ष्म नलिका या माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है यह ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तारक काय का निर्माण आधार काय या बेसल बॉडी से भी होता है। तारक काय का निर्माण आधार काय या बेसल बॉडी से भी होता है। जब कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होता है, कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है, तब यह तारक काय जो होते हैं दो सेंट्रियोल में बढ़ जाते हैं और ये कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर इस प्रकार विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तारक काय जो होते हैं जब कोशिका विभाजन होता है तब ये दो तारक काय जो होते हैं ये दो सेंट्रियोल में बढ़ जाते हैं और इस प्रकार विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं और कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ तक के पॉइंट देखने के बाद अब हम बात करते हैं तारक काय के कोशिका में कार्य। तो तारक काय के कार्य के बारे में बात करें तो तारक काय का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है कोशिका के अंदर वह है कि ये सेल विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। इन तर्कु तंतुओं को इंग्लिश में स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। सेकेंड कार्य इनका होता है कि जो लास्ट क्लास में हमने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था तो उनके निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। सीलिया फ्लैजिला के निर्माण में आधार कणिका के रूप में सहायक। फिर जो थर्ड कार्य इनका है कि ये जो स्पर्म होता है उसकी पूंछ के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं या पूंछ की उत्पत्ति करते हैं। स्पर्म या शुक्राणु की पूंछ की उत्पत्ति में सहायक। तारक काय में मोस्टली इसके कार्य से क्वेश्चन बनता है और खोजकर्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये किस प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बनी संरचना है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इन पॉइंट्स के बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो कोशिका के अंदर जो कि सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, प्रत्येक कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक या न्यूक्लियस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो केंद्रक या न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था कि यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें यह हो गया, बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग। सेकेंड पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसको जो है इसको वो कोशिका होती है उसका नियंत्रक कक्ष या कंट्रोल रूम कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रक कक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरी कोशिका में जो भी क्रियाएं संपन्न होती है उन सभी पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है और पूरी कोशिका में जो भी कोशिकाएं हैं उन सभी पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। जैसे कि हमारी
बॉडी में माइंड का, जो हमारे ब्रेन का वर्क होता है, वैसे ही कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस का वर्क है। हमारा माइंड भी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके चलता है। ये हमारा माइंड जो है ये हमारी बॉडी का कंट्रोल रूम है, वैसे ही कोशिका का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहा गया है, क्योंकि ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब अगर हम केंद्रक के खोजकर्ता के बारे में देखें तो केंद्रक की खोज किसने की है, तो केंद्रक की खोज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। उन्होंने ऑर्किड पौधे की जड़ों में इसकी खोज की थी, केंद्रक की। ऑर्किड पौधों की जड़ों में केंद्रक की खोज की गई, और केंद्रक के बारे में सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने ही दी है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल होती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, इसको बिना दिमाग वाली कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बिना दिमाग वाली कोशिका? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको बिना दिमाग वाली कोशिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो केंद्रक जो होता है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, उनके अंदर जो इस प्रकार से पालियों में बटा होता है। इनके बारे में हम डिटेल से तब पढ़ेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें हम आरबीसी, WBC, इन सभी के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम देखें तो ये जो केंद्रक होता है, सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन रेखित पेशियां, अस्थि मज्जा, बोन मैरो और कुछ शैवाल, लाइकेन में बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बोन मैरो, रेखित पेशियां, शैवाल, एल्गी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लाइकेन, इनके अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। जिनके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ऐसी अवस्था को बहुकेंद्री अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। लॉजी वर्ड जिसके पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है अध्ययन, उस चीज़ का अध्ययन। जैसे ही केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, इसी प्रकार से लॉजी वर्ड का मतलब होता है अध्ययन और कैरियो का मतलब होता है केंद्र, मतलब कि केंद्र का अध्ययन। नेक्स्ट हम केंद्रक न्यूक्लियस की संरचना के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है इस प्रकार से दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली इसमें पाई जाती है। जब मैंने आपको झिल्ली के आधार पर कोशिकांग पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि केंद्रक जो होता है वह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। देन इसके अंदर जाल के समान इस प्रकार से संरचना होती है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। इस जाल जैसी संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं, जबकि इसके अंदर इस प्रकार से गोल संरचना दिखाई देती है जिसको
केंद्रिका कहा जाता है। और इसमें बीच बीच में ऐसे इसके बीचों बीच इस प्रकार से अर्ध ठोस जेली जैसा पदार्थ, एक पारदर्शी पदार्थ दिखाई देता है, जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। तो ये है केंद्रक झिल्ली, ये है केंद्रिका, इसको कहते हैं क्रोमेटिन, और ये जो जेली जैसा पदार्थ इसमें फैला हुआ है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव। तो केंद्रक को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वह केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण भी इसको कहते हैं। यह केंद्रक आवरण जो होता है सभी यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। सभी यूकेरियोटिक में पाया जाता है। दोहरा आवरण होता है, डबल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। इन दोनों आवरणों के बीच यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से बीच बीच में गैप है। पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ इस प्रकार से बीच बीच में जो ये अवकाश है इनको परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। चारों ओर रिक्त स्थान जिसको परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। इन्हीं परिकेंद्रीय अवकाश से होकर केंद्रक द्रव से पदार्थ जो होते हैं वह कोशिका द्रव में प्रवेश कर सकते हैं, और कोशिका द्रव से पदार्थ जो होते हैं वह केंद्रक द्रव में प्रवेश कर सकते हैं। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों के आदान प्रदान हेतु यह परिकेंद्रीय अवकाश जो होते हैं यह सहायक होते हैं। भारी इस केंद्रक झिल्ली का जो भारी आवरण होता है वह खुरदुरा होता है, क्योंकि इसके बाहर तो कोशिका द्रव आता है, कोशिका द्रव में राइबोसोम तैरते हैं और राइबोसोम यहाँ पर भी चिपके होते हैं। केंद्रक झिल्ली के भारी आवरण पर राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए इसका भारी आवरण जो होता है वह खुरदुरा होता है, जबकि आंतरिक आवरण चिकना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो केंद्रक द्रव। अब यह केंद्रक द्रव जो है इसके अंदर अर्धठोस जेली के जैसा, अर्धठोस जेली के समान, अर्धठोस जेली के समान पदार्थ बिखरा रहता है। अर्धठोस जेली के समान पदार्थ जो होता है वह केंद्रक के अंदर बिखरा होता है, जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। इस अर्धठोस जेली के समान पदार्थ के अंदर कई संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि डीएनए, आरएनए व प्रोटीन संबंधी एंजाइम इस केंद्रक द्रव में उपस्थित होते हैं। यह डीएनए, आरएनए जो होते हैं यह हमारे जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। यही जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो कि गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन संरचना के बारे में फ्लेमिंग ने बताया था। अब ये क्रोमेटिन संरचना किससे मिलकर बनी होती है? तो ये क्रोमेटिन संरचना जो होती है वह डीएनए व प्रोटीन से बनी होती है। इसका निर्माण देखें तो डीएनए व प्रोटीन से होता है।
डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के यह संरचना बनी होती है और यह जब कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है तब संगठित गुणसूत्रों के निर्माण में भी यह सहायक होती है। कोशिका विभाजन के समय संगठित गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, गुणसूत्रों के निर्माण में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आती है केंद्रिका। इस केंद्रिका की खोज के बारे में पूछा जाता है कि केंद्रिका की खोज किसने की। तो केंद्रिका की खोज की है फोंटाना ने। इस केंद्रिका का वर्णन जिसने किया है, मतलब कि इस केंद्रिका के बारे में जिसने बताया है, वह है वेगनर। और केंद्रिका को केंद्रिका नाम देने वाले वैज्ञानिक है बोमेन। केंद्रिका को केंद्रिका नाम बोमेन ने दिया। तो इस प्रकार केंद्रिका के अंदर ही आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि केंद्रिका की खोज किसने की है, तो फोंटाना ने। खोज के बारे में ना पूछ करके पूछ लिया केंद्रिका का वर्णन किसने किया है, तो वेगनर ने। और इन दोनों के बारे में ना पूछ करके पूछ लिया जाए कि केंद्रिका को केंद्रिका नाम किन वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, तो वह बोमेन है। इन तीनों के नाम आपको याद होना ज़रूरी है। इस केंद्रिका के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है। अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो आपको ये पता होगा कि मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था। वैसे तो वह बातें आज भी रिपीट होंगी। केंद्रिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि केंद्रिका के अंदर आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं इसके अंदर। तो अभी आरएनए और प्रोटीन क्या काम करते हैं, तो ये आरएनए और प्रोटीन मिल करके राइबोसोम का निर्माण करते हैं। राइबोसोम का निर्माण करते हैं। आरएनए और प्रोटीन मिलकर के राइबोसोम का निर्माण करते हैं, जो कि केंद्रिका के अंदर होता है। इसीलिए केंद्रिका को राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम जो है वह प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे, तो उसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। जबकि केंद्रिका जो होती है वह राइबोसोम का निर्माण करती है, तो उसको राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है। ये बात आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं कि राइबोसोमल फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो केंद्रिका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं और इसी से राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका जो होती है वह एक झिल्ली रहित संरचना, गोलाकार संरचना होती है। कोशिका विभाजन के प्रारंभ में यह केंद्रिका जो होती है वह गायब हो जाती है तथा विभाजन के अंत में यह पुनः प्रकट हो जाती है। जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, तब केंद्रिका जो होती है गायब हो जाती है और जब सेल डिवीज़न के लास्ट में आते आते यह वापस दिखाई देती है। इसका मेन कार्य जो मैंने आपको बता दिया है कि राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है और इनके खोजकर्ता, वर्णनकर्ता और नामकर्ता के बारे में आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम केंद्रक के कार्य के बारे में देखें तो केंद्रक के क्या क्या कार्य होते हैं, तो फर्स्ट कार्य तो यही होता है कि यह इसको कंट्रोल रूम कहा जाता है। केंद्रक जो होता है कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है। सभी कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सेकेंड कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो होता है अनुवांशिक सूचनाएं जो केंद्रक में प्रेजेंट होती है, डीएनए, जीन, गुणसूत्र, इस रूप में यह अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में सहायक होता है। अनुवांशिक सूचनाओं को सहायक होता है। और थर्ड कार्य जो होता है वो होता है कि यह कोशिकीय उपापचय में भी सहायक होता है। कोशिकीय उपापचय में भी सहायक। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ
वैसे तो अपन जब डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर ये अगर डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र यहाँ पर आ गए हैं, जीन वगैरह, तो इनके बारे में एक फैक्ट आपको बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो इस फैक्ट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। एक तो होता है कि अनुवंशिकी का वाहक, और एक होता है अनुवंशिकी की इकाई। इन दो चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अनुवंशिकी का वाहक जो होता है वो गुणसूत्र को कहा गया है, या क्रोमोसोम, गुणसूत्र। और अनुवंशिकी की इकाई के रूप में जीन को जाना जाता है, जीन। ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं कि अनुवंशिकी का वाहक किसे कहा गया है और अनुवंशिकी की इकाई किसे कहा गया है। तो ऑप्शन में डीएनए, आरएनए, जीन और गुणसूत्र हो दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि अनुवंशिकी की इकाई कौन सी है, तो आप वहाँ पर जीन लगा सकते हैं, और अनुवंशिकी का वाहक तो आप वहाँ पर गुणसूत्र सही आंसर कर सकते हैं। अब इन दो क्वेश्चंस में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मैंने इस कन्फ्यूजन को दूर किया है और मैंने याद किया है, मैं आप तक वो चीज़ पहुंचाती हूँ कि इसको कैसे याद रखना है। जैसे कि अनुवंशिकी की इकाई, अब ये अनुवंशिक यहाँ तक तो सेम है। अब वाहक और इकाई की बात हो रही है कि वाहक कौन है और इकाई कौन है। तो इन दोनों में से आपको अगर एक भी याद रह गया तो दूसरा तो अपने आप याद हो ही जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, इकाई में ई आ रहा है और इस जीन में भी ई आ रहा है। इकाई में भी ई आ रहा है, जीन में भी ई का साउंड आ रहा है और इकाई में भी ई का साउंड आ रहा है। वैसे ही अनुवंशिकी का वाहक में ना तो ई है और ना गुणसूत्र में ई कहीं पर दिख रहा है। तो आप केवल कर अनुवंशिकी इकाई, जिसको जीन के नाम से जानते हैं, ये याद रख लीजिएगा इस ट्रिक से कि इकाई में भी ई है और जीन में भी ई लगी हुई है। तो आपको ऊपर वाला अपने आप याद हो जाएगा। ये एक बेसिक ट्रिक थी कि ये कन्फ्यूज़न होता है कि अनुवंशिकी का वाहक और अनुवंशिकी इकाई में, दोनों में, कि कौन सा अनुवंशिकी का वाहक है और कौन सा अनुवंशिकी की इकाई है। इसी तरह की ट्रिकी क्लासेस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।